स्टूडेंट, जीवी ट्यूटर में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक। बट बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर मेरा क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि ये टॉपिक यानी कि जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमने क्या लिया और क्या आपको समझ में आया, ये पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्लियर होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो, तो यानी कि प्रीवियस में हमने क्या लिया था, थोड़ा सा 1-2 मिनट का लेट्स रिकॉर्ड हम कर लेते हैं, उसके बाद ये आराम से हमारा क्लियर हो जाएगा। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड द ग्रेविटेशनल, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, केप्लर्स लॉ लेते हैं, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, ये दोनों हमने क्लियर किए थे। ओके, अभी यहाँ पे केप्लर्स का जो लॉ है थर्ड लॉ और न्यूटन्स ने जो यूनिवर्सल लॉ है उन दोनों को कनेक्टेड करके यहाँ पे डेरिवेशन फॉर्म किया, वो क्या है वही देखना है। अभी आप बोलोगे कि मैडम नेक्स्ट टॉपिक तो हमारे यहाँ पे दिया है सर्कुलर मोशन टाइप दिया, आपने ये क्या लिखा है। सो डोंट वरी स्टूडेंट, पहले यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा उससे रिलेटेड, तो सीधा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इट विल आस्क फॉर द 3 मार्क्स, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछने वाले। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। Derivation of inverse square law of gravity with the help of Kepler's law। तो अभी यहाँ पे जो केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या था स्टूडेंट हमारा, कि जो रिवॉल्यूशन यानी कि पीरियड है कंप्लीट, जो एक ऑर्बिट है सन के अराउंड जो घूमता है, तो उसका जो पीरियड है, पीरियड का जो स्क्वायर है ये किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड ऑब्जेक्ट, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब का। ओके, यानी उसका जो क्यूब है और पीरियड का स्क्वायर एक दूसरे को इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी उसके बाद यहाँ पे बाय हेल्पिंग ऑफ केप्लर्स लॉ यहाँ पे न्यूटन ने डेरिवेशन फॉर्म किया था, वो क्या है वही हमें देखना है। क्लियर? सो सी, अभी यहाँ पे न्यूटन्स केप्लर्स का थर्ड लॉ तो हमें पता था, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो यही जैसे कि यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ आपको R3, थोड़ा ये आपको समझ में आया होगा। चलो अभी यही हमें देखना है। अभी पहले हम जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यू नो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्लियर किया था हमने स्टूडेंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग सर्कुलर मोशन विथ एंड फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी कोई भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो अब जो फोर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो फोर्स कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलो तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सी F इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय यानी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है मास और वेलोसिटी, यानी कि जब वो घूमता है तब उसका स्पीड यानी वेलोसिटी, ये क्या है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बोल सकते हैं आर, या जब हमने लिया था R3, ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादातर हमने डीप में नहीं जाना है। क्लियर? चलो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वी नो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड में लिखती हूँ, यानी यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। वी नो स्पीड यानी होती है हमारी वेलोसिटी, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबको पता है, 9th में हमारा हुआ था। तो अभी यहाँ पे स्पीड यानी कि हमारा इट्स v, और डिस्टेंस क्या होगा, तभी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, यानी कि हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे 2πr यानी क्या है, कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने लिया 2πr, और टाइम तो हमें पता ही है t लेना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो ये तो हो गया, यानी v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय t। अभी ये जो वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी, तो हम लिख लेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये वैल्यू पुट करनी। सी स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, F इज इक्वल टू m, अभी v की वैल्यू क्या है, तो v को हम यहाँ पे स्किप करके वहां लिखेंगे 2πr अपॉन t। अभी यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो हमें भी यहाँ पे स्क्वायर लेना होगा, और नीचे हमने यहाँ पे लिया है r। क्लियर? अभी पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है यानी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे। सी
एफ इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर लिखते स्टूडेंट, यानी हमें थोड़ा और ज्यादा स्पेस मिलेगा। यम हमारा एज इट इज है, 2 का होगा यहाँ पे, ये पाई का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, आर का भी यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है, और नीचे हमारा यहाँ पे आ गया आर टी स्क्वायर। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो, आर आर यही कैंसिल कर लेते, एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, चलो यहाँ पे सिर्फ आ गया हमारा आर। क्लियर? यही मैंने कैंसिल कर दिया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर। हमें दोनों तरफ यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वी गेट, सो एफ इज इक्वल टू यम, यहाँ पहले 4 लिखते हैं, 4m स्क्वायर, नॉट m स्क्वायर, पाई स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट, ये r हमारा एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई हो गया हमारा और एक r स्क्वायर, तो ये एक r और ये 2r मिला कितने हो गए हमारे r क्यूब, तो सीधा हम यहाँ पे लिखते हैं r क्यूब। ठीक है, नीचे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ हमने बोला यहाँ पे, तो हमने दोनों तरफ यहाँ पे लिखा है। हो गया स्टूडेंट? चलो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा एक पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। वी नो, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4m पाई स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर इनटू आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर। दोनों एक ही फॉर्म में है, सिर्फ मैंने ये थोड़ा पार्ट इधर निकाला और आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर ये थोड़ा सा अलग किया। क्यों? बिकॉज वी नो केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ क्या था स्टूडेंट हमारा? यस, उसमें हमने क्या लिया था, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के यानी कांस्टेंट। अब यहाँ पे इनवर्स हो गया है, आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर ऐसे हो गए, और यहाँ पे क्या है, आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या आएगा 1/k। तो यहाँ हम क्या पुट करने वाले हैं, इसको रिप्लेस करके वहां पे लेंगे 1/k, यानी हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू 4 पाई m स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय के। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अभी इसमें हम क्या करेंगे, वी नो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय के, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा क्या है, इट्स अ कांस्टेंट। ये पूरी कंसेप्ट हमारी क्या है, इट्स अ कांस्टेंट। तो बचा क्या यहाँ पे स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है। यानी जैसे कि हमने यहाँ पे केप्लर्स का लॉ लिया था, वैसे यहाँ पे उसका हेल्प लेके, यानी उसकी हेल्प लेके यहाँ पे न्यूटन ने, यानी ग्रेविटी विद स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स लॉ, यही हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो ये आपको स्टूडेंट 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद हमें पता है ये फॉर्मूला स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस टाइम क्या दिया है वो हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमने वी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, पुट करने के बाद ये ओपन किया, देन मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग आर स्क्वायर, दोनों यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, उसके बाद हमने ये टर्म सेपरेट निकाला। वी नो द केप्लर्स थर्ड लॉ, बाय यूजिंग द केप्लर्स थर्ड लॉ वी ऐड द वैल्यू ऑफ के, यानी कांस्टेंट के इसमें ऐड किया। देन उसके बाद हमने क्या किया, देन सेपरेटेड द कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद हमने कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट की एंड वी गेट द एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो सी हियर, अभी जैसे कि ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट स्टूडेंट? एक बार अच्छे से लिख लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ क्योंकि आपके बुक में प्रॉपर नहीं दिया है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो लेट्स सी नाउ। उसके बाद हमें और एक टॉपिक देखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इनकेस मुझे नहीं लगता आपको पूछने वाले, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखनी है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ऐसे नहीं कोई कंसेप्ट हमें नहीं आती तो दैट से हमें छोड़ देनी है, नहीं ऐसे कुछ नहीं स्टूडेंट। बट इसका यानी कि उस कंसेप्ट को रिलेटेड हमें नेक्स्ट को कहीं न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई बड़े से टॉपिक होते हैं, ब्रीफ में कुछ लिखना होता है, इसलिए जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ये भी प्लीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है?
तो अभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम सबको पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर से आपको बताते आ रही हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्सल में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास होता है, इसलिए हम सब अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की तरफ। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट, हम सबको पता है अगर इफ द एनी ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन, अगर मैंने ये चौक है इसे ऊपर फेंका है, अरे नीचे तो आ रहा है, पर यानी इन शॉर्ट में क्या बोले, अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट will throw out the upper direction then they are falls toward the earth surface in vertically direction, यानी कि vertically straight direction, यानी कि ये straight direction में नीचे आएगा। ऐसे क्रॉस में आएगा, अभी मैंने जो चौक फेंका ऐसे कुछ टिल्ट होके वगैरह आया क्या? नहीं, सीधा गया, सीधा यहाँ पे आया। क्लियर? तो ये तो मैंने ये भी बताया था मैंने, बिकॉज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सेंटर, यानी सबको सेंटर होता है, इसलिए सेंटर यानी उसकी तरफ ज्यादा खींचे जाते हैं। ये भी पार्ट मैंने क्लियर किया था। और एक पार्ट मुझे आपको बताना है यहाँ पे, सी वो क्या है, थोड़ा पहले क्लीन कर लेती है। पहले टॉपिक का नाम डालते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ही दिया है ना आपको? हाँ, यस, फोर्स। सी अभी यहां तक तो क्लियर क्यों गया? मान लो ये हमारी अर्थ, दिस इज द अर्थ। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका है, ये यहां तक गया है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, when we throwing the any object to upper direction, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर 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 जा रहा है, तब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी नीचे भी खींचने के लिए एक फोर्स होता है। तो ये कुछ टाइम के लिए ऊपर जाता है, ऐसे क्यों होता है? देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे इसको फोर्स लगाया है 5N, ठीक है, 5 यहाँ पे बोलती हूँ मैं, यहाँ मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को मैंने दिया है 5N, इतना फोर्स दिया है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो 5N इतना मैंने फोर्स दिया है। अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तभी इसको खींचने वाला नीचे एक फोर्स है, ग्रेविटेशन। ये भी निगेटिव में आएगा, ये डेरिवेशन आपको बाद में बताने वाले, निगेटिव पॉजिटिव कब आने वाला है ये बाद में आपको आने वाला है। अभी यहाँ पे देखो, एक टाइम पे ये जो फोर्स है ये जब हमारा जीरो होगा, अभी इसके पास फोर्स है इसलिए क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है और ये ऊपर ऊपर जा रहा है। बट when the force is zero, means when in that time object, the force applying on this object is zero, जब इसके ऊपर का जो फोर्स है जीरो हो जाएगा तब ये क्या होगा, नीचे आएगा। यानी हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं उसके ऊपर जितना फोर्स लगाए, जब ये जीरो होता है तब ये नीचे आता है। क्यों? अब इसके पास कुछ एनर्जी नहीं, पूरी एनर्जी लॉस हो गई, इसलिए इसने कितना भी फोर्स लगाया, तो थोड़ा भी फोर्स लगाया, इसलिए सीधा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट, तो ऐसे 3 पार्ट हमें पूरे क्लियर करने हैं। यही आपके बुक में दिया है कि फोर्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इतना ही आपको याद रखना है। आगे फ्री फॉल वाले कंसेप्ट आपको आने वाले, फ्री फॉल वाले आपको 2 मार्क्स के लिए, वो क्या है वो भी आपको बताने वाली। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये अच्छे से याद रखना है, सेंटर वाला पार्ट, देन इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है इसलिए ऊपर जाता है, जब ये जीरो होता है तब ये नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपको ये कॉन्सेप्ट दी थी। चलो, तो अभी यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगा ये प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना है। और एक बार स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे लिख के दे रही हूँ ये प्लीज नोट कीजिए और घर पे स्टडी भी करनी है स्टूडेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो आज यही रुकते हैं। थैंक यू।